चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर तो है बहुत इजी और छोटा सा ही, पर इस चैप्टर में जो थोड़ी सी चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी हैं। मतलब इसको आपको मतलब ये इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते तो सब है, बस उसको एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, कि ये चीज़ें क्या होती हैं, जानते वो सब हम कुछ पहले से ही है, पर उसको एक अलग नाम मिल गया है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, पर कहे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस चैप्टर को। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, अब ज्योमेट्री क्या है, क्या कहते हैं कि द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मैट्रिन। जो वर्ड ज्योमेट्री है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है जियो और दूसरा है मैट्रिन। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, जियो मीनिंग अर्थ, एंड मैट्रिन मीनिंग टू मेजर। मतलब जियो का मतलब हो गया अर्थ और मैट्रिन का मीनिंग हो गया टू मेजर। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री का जो मीनिंग हो गया वो हो गया अर्थ को मेजर करना। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लैंड को मेजर करना पड़ता था। ठीक है, इसका मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए पहले के टाइम में ना, जैसे पहले के टाइम में भी जैसे अभी कंस्ट्रक्शंस होते हैं बिल्डिंग्स के, हाउसेस के, वर्शिप प्लेसेस के, बहुत सारी चीज़ों के, है ना। तो कंस्ट्रक्शन तो पहले के टाइम में भी होते ही थे। तो पहले जो कंस्ट्रक्शन थे वो किसी न किसी वजह से बार बार डिस्ट्रॉय हो जाते थे। सपोज कहीं फ्लड आ गया, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से जो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो उनको बार बार उन कंस्ट्रक्शंस को रिपेयर करना पड़ता था, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। अब कोई भी काम है आप बार बार कर रहे हो, बार बार ख़राब हो रहा है, उससे आपको दिक्कत तो होगी। आप चाहोगे कि उसका एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाए, अब चाहोगे, जाहिर सी बात है। तो ये जो बार बार प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय हो रहे थे, उनको फिर से बनाना पड़ रहा था, तो इसके लिए लोगों ने मतलब ज्योमेट्री को डेवलप किया। ज्योमेट्री डेवलप की, मतलब एरियाज को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका डेवलपमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें पहले के टाइम में डेवलप हुई। जैसे जैसे ये डेवलप होती गई तो लोगों को इसके बारे में नॉलेज तो बहुत हो गई, उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी कि हाँ किस टाइप की शेप्स, और हाँ ज्योमेट्री शेप से भी रिलेटेड होती है, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो ज्योमेट्री से उनको ये नॉलेज तो हो गई बहुत सारी, मतलब ज्योमेट्री से उनको इतनी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई कि उनको ये समझ में आने लगा था कि कौन सा शेप कहाँ यूज़ होना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे क्या वर्क करेगा। ठीक है, उनको शेप से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज हो गई थी। जैसे पहले के टाइम में जो वर्शिप प्लेसेस होती थी, पहले के टाइम में जो वर्शिप की प्लेसेस होती थी, वर्शिप प्लेसेस में वो कई सारे शेप्स के फॉर्मेशन में बनती थी। वो मतलब ट्राइंगल है हमारा, ट्रेपेजियम है और रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, रेक्टेंगल हो गए, ये सब शेप को कंबाइन करके बनती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वर्शिप प्लेसेस में अगर वो इन सारे शेप्स को कंबाइन करके बनाएंगे तो उसका कुछ यूज आएगा, वो एक मतलब सही रहेगा। ठीक है, उसी तरह हमारा जो श्री यंत्र होता है, वेद में हमारा एक श्री यंत्र दिया होता है। श्री यंत्र जो होता है वो 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल से बना होता है। किससे बना होता है? 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स से। ठीक है, ये इसका भी यूज मतलब ये कैसे होता है, ज्योमेट्री से ही है। मतलब कई सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स रहेंगे, वो एक दूसरे में इंटरवोवन रहते हैं, ऐसे करके कुछ चाहिए, इस टाइप से कुछ रहता है, मतलब वो ऐसे करके आपके बने रहते हैं। एक ही में 9 ट्रायंगल्स, मतलब 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इंटरवोवन रहते हैं और वो आगे भी फर्दर बढ़ते रहते हैं, वो इस तरीके से बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो नॉलेज तो काफ़ी थी उन लोगों के पास, उसमें कोई शक की बात नहीं थी। पर ये जो सब नॉलेज थी ना, ये किसी सिस्टमैटिक वे में नहीं थी। मतलब कि अगर आपको उसी नॉलेज को जनरेशन टू जनरेशन पास करना होता था तो या तो लोग उसे पाम लीव्स पे लिख के करते थे, जैसे पहले के टाइम में जो भी हमारे स्क्रिप्ट्स रहते हैं, कल्चर हमारा है, वो लीव्स पे, पत्तों पे लिखा होता है, या फिर आप देखोगे तो वो स्टोन्स पे लिखा होता है ना कई जगह। तो जो ये नॉलेज थी जनरेशन टू जनरेशन पाम लीव्स के थ्रू पास की जाती थी, या फिर लोग ओरली अपने नेक्स्ट जनरेशन को इसकी नॉलेज देते थे। पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं था। ठीक है, तो मतलब देखिए अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो होने चाहिए थे, तो उसके लिए फिर आए हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स आए, तो उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया। पाइथागोरस थ्योरम से तो हम सब अच्छे से वेल नोन है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है।
ठीक है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम आया, इससे हमारे ज्योमेट्री में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ज्योमेट्री को डेवलप करने में थेल्स के पाइथागोरस थ्योरम ने काफ़ी हेल्प की। उसके बाद फाइनली हमारे इजिप्शियन मैथमेटिशियन यूक्लिड आए। जो भी रिजल्ट्स थे, जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी पाम लीव्स या ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही थी, उन्होंने उन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया और उन सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने कलेक्ट करके एलिमेंट कहा। क्या कहा? एलिमेंट। और इस एलिमेंट को उन्होंने 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जितनी भी नॉलेज थी, जो भी रिजल्ट्स थे, सारे को उन्होंने कलेक्ट किया और कलेक्टिवली उन्हें एलिमेंट्स कहा और उन एलिमेंट्स को 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो जो 13 पार्ट्स डिवाइड हुए, हर पार्ट की एक पर्टिकुलर बुक बन गई। तो इस तरीके से यूक्लिड का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है हमारी ज्योमेट्री में। क्यों? मतलब यूक्लिड की वजह से ज्योमेट्री एक जगह हो पाई, जिससे मतलब सभी लोगों को नॉलेज अच्छे से मिल सके। इसीलिए इसको यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूक्लिड ने ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, अब इतना तो हो गया। उसके बाद देखिए, जैसे पहले के टाइम में ज्योमेट्री में शेप्स यूज होते थे, अभी भी ज्योमेट्री शेप से ही रिलेटेड होती है। पर ऐसा तो है नहीं कि पहले शेप, पहले ट्राइंगल था, पहले इस शेप को ट्राइंगल कहते थे और अब इस शेप को कुछ और कहते हैं। पहले इसको स्क्वायर कहते थे, अब इसको कुछ और कहते हैं। ऐसा तो है नहीं, ट्राइंगल अभी भी ट्राइंगल है, स्क्वायर अभी भी स्क्वायर है। जैसे अगर कोई लड़की है, पहले उसका नाम मतलब पहले वो सीता थी और अब वो गीता हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सीता सीता ही रहेगी, गीता नहीं बन सकती। उसी तरह जो शेप्स हमारे पहले थे, वही शेप्स हमारे आज भी हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमारा कोई भी शेप है, कोई भी शेप मान लीजिए, हमारे पास कोई भी हमारा शेप दिया रहता है। सपोज हमारा क्या है, मान लीजिए एक क्यूबाइड है। ठीक है, हमारा जो क्यूबाइड हम कहते हैं, तो ये क्यूबाइड जो है, अगर हम देखें तो ये क्यूबाइड जो है, ये पॉइंट्स का, लाइन का, सरफेसेस का सबका कॉम्बिनेशन है। ये क्यूबाइड अगर हम कहें तो ये पॉइंट्स का है ना, लाइन्स का, सरफेसेस का सबका कॉम्बिनेशन होता है। देखिए जैसे ये है, अगर इसमें ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स है, अब पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ही तो हमारी लाइन बनती है। ऐसे करके हमारी लाइन बनती रहेगी। जैसे जैसे पॉइंट्स दिए रहेंगे, जैसे हम पिछले चैप्टर में अपना ग्राफ कर रहे थे, तो ग्राफ में हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे थे। ऐसे कोई भी अगर शेप है तो उसमें पॉइंट, लाइन, सरफेस, सब चीज का मतलब वो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। उसी तरह तो वो कैसे होता है, देखिए जैसे कोई पॉइंट्स है, पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो वो लाइन बन गई। अब ये जो लाइन है, इनको भी ज्वाइन कर दो, लाइन को भी हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा सरफेस बन जाएगा। सरफेस बन गया। और इसी तरह अगर हम कई सारे सरफेसेस को ऐसे करके, मतलब ये सरफेस था, इसके आगे एक सरफेस और लगा दिया, इसके ऊपर एक सरफेस और लगा दिया, इसी के नीचे एक सरफेस और लगा दिया, तो ऐसे कई सारे सरफेस मिला के एक हमारा सॉलिड, मतलब एक सॉलिड मटेरियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इतना मतलब हमारा जो सॉलिड मटेरियल, जो भी हमारा शेप तैयार हुआ है, वो पॉइंट्स, लाइन, सरफेस सबसे मिला के तैयार हुआ है। तो मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से जो हमारा सॉलिड होता है, ये हमारा सॉलिड बना है। अब बात आती है कि ये सॉलिड होता क्या है, सॉलिड को हम बोल कैसे सकते हैं। तो ज्योमेट्री के हिसाब से जो सॉलिड होता है, उसका एक फिक्स शेप, साइज और पोजीशन होता है। ठीक है, जैसे अगर आप कहिए कि आपका ये सॉलिड है, ठीक है, तो इस सॉलिड में आपका एक फिक्स शेप है, इसका एक फिक्स शेप है, आपका फिक्स साइज भी है। ठीक है, और इसकी एक पोजीशन भी दी गई है कि हाँ इसका यही पोजीशन है। और इस सॉलिड को आप वन प्लेस टू अनदर मूव भी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि अ सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या कहते हैं कि अ सॉलिड हैज अ shape, solid has a shape, size, position and cannot be
कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये हो गई हमारी सॉलिड की डेफिनेशन। सॉलिड को हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड हैज अ शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे सपोज ये हमारा डस्टर ही है, ठीक है, डस्टर है, ये एक सॉलिड है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, इसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, ये शेप है तो यही शेप रहेगा। ठीक है, अब इसका साइज भी है, इसका डायमेंशन इतने ही है, इस डायमेंशन को मैंने कहते हैं ये इसका मान लीजिए डायमेंशन 5 है, हम कहते हैं 4 है, 5 डायमेंशन में 5 ही रहेगा, इसका जो शेप है वो शेप ही रहेगा, इसकी फिक्स पोजीशन है कि हाँ ये यहाँ पे ही है। ठीक है, और इसको हम वन प्लेस टू अनदर मूव भी नहीं कर सकते। अगर ये सॉलिड यहाँ है तो इसके कुछ पार्ट्स को हम दूसरी प्लेस पे पुट नहीं कर सकते, इसके सारे पार्ट्स एक ही साथ रहते हैं। ठीक है, ये है। अब जैसे ठीक है, ये हमारा सॉलिड हो गया, तो सॉलिड सबसे मिलके बना होता है। अब ये जो सॉलिड है इसकी देखिए, सॉलिड में ये एक सरफेस है, दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, पांचवा सरफेस, छठा सरफेस। तो क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ कहा था कि जो सॉलिड होता है वो सरफेसेस से मिलके बनता है, तो ये सॉलिड है, इसके सरफेसेस क्या हो गए, ये बिलो एंड हियर, दीज ऑल आर द सरफेसेस। नाउ तो हम देखो ये सरफेसेस है, तो हम क्या कहेंगे कि जो बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस होती हैं वो सब मिलके एक सॉलिड बनाती हैं। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस। देखिए ये सरफेस है, इसकी बाउंड्री को हम लोग अलग कर रहे हैं तो ये सरफेस कहला रही है ना, तो बाउंड्री ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड सरफेसेस। ये हो गई हमारी सरफेस की बात। अब सरफेस किससे मिलके बना होता है, लाइन से। तो देखिए ये हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये सब हमारे सरफेस है। अब अगर हम नीचे सरफेस को सपोज करते हैं तो इस सरफेस में एक ये और ये, इन सबको हम लाइन बोलेंगे। देखिए इसको तो आप लाइन ही बोलते हैं ना, इसको लाइन ही कहते हैं, तो ये लाइन हो गई। तो हम क्या करेंगे कि बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, ये एक सरफेस था, इसकी जो बाउंड्री है इनको हम कहते हैं लाइन। एक लाइन ये लाइन होती है, इनकी लेंथ तो है पर इसकी ना ब्रेथ होती है ना ही कोई थिकनेस होती है। इन लाइंस की लेंथ होती है, लंबाई हम लोग इसको मानते हैं, पर इसकी कोई ब्रेथ भी नहीं कही जाती और इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि हमारी जो लाइंस हमने दिखा था कि लाइंस पॉइंट से मिलकर बनी होती है ना। ये जो जैसे सपोज यही लाइन है, इस लाइन के दो पॉइंट्स हुए ना, एक पॉइंट ये और इसके बीच हमें कई सारे पॉइंट्स ट्राई करेंगे, तो क्या हुआ कि जो लाइन होती है वो कई सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो जैसे हमने आपको शॉर्ट में समझाया कि ये क्या चीजें होती हैं, उसी तरह ये जो यूक्लिड ने इन्होंने जो एलिमेंट्स को 13 पार्ट में डिवाइड करके हर एक पार्ट की एक अलग अलग बुक बनाई थी, तो उसी में से पहले बुक में मतलब उसी की एक बुक में से उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी। तो वो डेफिनेशंस क्या थी देख लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी थी अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ठीक है, क्या कहता है कि अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, मतलब जैसे हमने कहा था कि ये हमारा सपोज पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसका कोई भी पार्ट नहीं है, इसका कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो ये सिर्फ एक पॉइंट है ना, इसका कुछ डायरेक्शन है ना, कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, इसका कोई पार्ट नहीं होता। अब आता है अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। हमने कहा था कि इसमें कह रहा है कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ये जो लाइन है इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है। सही बात है, देखो ये लाइन है हमारी, इसकी कोई ब्रेथ थोड़ी है, इसकी कोई चौड़ाई थोड़ी है, इसको सिर्फ लंबाई है ना, सिर्फ लंबा जा रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा, कोई चौड़ाई नहीं, कोई ब्रेथ नहीं है उसकी। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। हमने देखा था अभी कि जो लाइन होती है वो पॉइंट से मिलकर बनी होती है, वही कह रहा है कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट्स सेल्फ। हमने ये भी कहा था अभी कि जो जैसे जो लाइन होती है उसमें से ये दोनों पॉइंट्स हैं, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स उनके बीच में आते हैं। वही ये कह रहा है कि a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। मतलब उस स्ट्रेट लाइन पे भी इवनली कई सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a surface is that which has length and breadth only। हमने कहा था कि जो सरफेस होता है वो लाइन को मिला के बनता है। ठीक है, ये एक सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है, तो इसमें कह रहा है कि a surface is that which has length and breadth only। सरफेस की सिर्फ
इसकी सरफेस है, इसके कोने क्या है, लाइंस है, ये हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि लाइन से ही सरफेस बनता है, तो सरफेस के एजेस हमारे लाइंस होते हैं, वही चीजें यहाँ कह रहा है। नेक्स्ट है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवेंटली विद अ स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। वही चीज है कि जो सरफेस है उसमें कई सारी लाइंस होती है, वो लाइन मिलकर बनी होती है। तो ये डेफिनेशंस हैं वो एलिमेंट्स को जो 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था उसी की बुक 1 के कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हमने बात की पॉइंट, लाइन, सरफेस, सॉलिड की। मेन बात हमारी यही थी, ये तो कुछ उनके समझाने के लिए दिया हुआ था। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सॉलिड होता है, कोई भी हमारा सॉलिड है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉलिड है, ये हम एक सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सॉलिड होता है हमारा, ये हमारा 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन मतलब इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब होती है, ये 3 डायमेंशन होता है। सॉलिड के क्या था, सरफेस, ये सरफेस है तो ये 2 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन मतलब ये हमारा 3 डायमेंशन है ना, इसमें हमारी लेंथ, जैसे ये है, इसमें हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ है। 2 डायमेंशन में क्या है, सरफेस, मतलब सिर्फ ये पार्ट, इसमें क्या है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन में बता पा रहे हैं, इसलिए 2 डायमेंशन। अब बात आती है लाइन की। लाइन मतलब ये, इसकी सिर्फ अब लेंथ होती है, इसकी ना ब्रेथ होती है ना थिकनेस होती है। अभी हमने देखा कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती और इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती है, होती भी है बट बहुत नेग्लिजिबल होती है, उसको हम नहीं लेते, इसलिए कहते हैं इट हैज नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। ओके, इसके कितने डायमेंशन होते हैं, सिर्फ एक, क्या कि इसमें लाइन होती है। अब आता है क्या, पॉइंट। अब ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, तो देखो इस पॉइंट में ना ही कोई लेंथ है, ना ही कोई ब्रेथ है, ना ही कोई हाइट, कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो हम कहते हैं कि अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, ठीक है। अब देखो इतना तो हो गया। अब ये डेफिनेशन थी, इसमें कुछ अनडिफाइंड पार्ट्स है, जैसे हमारा पॉइंट है, लाइन है, ब्रेथ, लेंथ, ये सब जो मतलब कुछ वर्ड्स हैं, इसको हम सिर्फ ऐसे ही समझें कि हाँ ये होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये क्या होता है, पर इसकी कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन हमको नहीं पता कि हम उसको परफेक्टली डिफाइन कैसे करेंगे। हम इसको सिर्फ फिजिकली किसी भी चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे हमने इसे समझा, ठीक है। तो इसमें एक यही चीज़ रह गई, मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री में एक ये चीज़ है कि इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो अभी भी अनडिफाइंड है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल सही है, ब्रेथ, लेंथ, पॉइंट, पार्ट, मतलब कुछ टर्म्स अभी भी अनडिफाइंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो हमारे डेफिनेशन थी, इन्हीं डेफिनेशंस को मिला के यूक्लिड ने एक्सियम और पोस्टुलेट्स बनाए। इन्हीं डेफिनेशन से एक्सियम ने इन्हीं डेफिनेशन से यूक्लिड ने एक्सियम और पोस्टुलेट बनाए। अब ये एक्सियम और पोस्टुलेट क्या होता है, ये तो हमने नई बात सुन ली। तो देखो ये डेफिनेशंस हो गई है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इन्हीं से मिलके हमारा एक्सियम और पोस्टुलेट बनाया था यूक्लिड ने। एक्सियम क्या होता है, पहली चीज क्या है, एक्सियम। ये एक्सियम क्या है, एक्सियम अगर हम कहें, देखो जो एक्सियम और पोस्टुलेट्स होते हैं उसके लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि यूक्लिड ने कुछ स्टेटमेंट्स अज्यूम किए मतलब मान लिए, और स्टेटमेंट्स मतलब ऐसे सेंटेंसेस, क्या है, स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमेशा ट्रू हो, या फिर हमेशा फॉल्स हो, या फिर एम्बिगुअस, क्या हो, एम्बिगुअस, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स आर द सेंटेंसेस व्हिच आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स और एम्बिगुअस। मतलब ये कहने का, जैसे कोई सेंटेंस है कि हमारा 2 + 2 4 होता है, ये सेंटेंसेस है, ये 2 + 2 4 होता है, ये हमेशा ट्रू होता है, ये कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमेशा ट्रू हो गया। अब बात करें फॉल्स की, तो 3 + 3 5, 3 + 3 तो 6 होता है, 3 + 3 5 तो होता नहीं है, तो ये सेंटेंस हमेशा ही फॉल्स हो रहा है, इसको भी हम एक स्टेटमेंट कहेंगे। अब एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें टुमारो इज सैटरडे, ठीक है ना, तो अगर आज फ्राइडे होगा तो वही कल सैटरडे हो सकता है, तो अगर आज फ्राइडे हुआ तो ये सेंटेंस ट्रू होगा, बट अगर कोई और डे हुआ तो ये सेंटेंस फॉल्स होगा। तो मतलब ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कुछ सेंटेंसेस ट्रू होते हैं हमेशा, कुछ सेंटेंसेस हमारे फॉल्स होते हैं, और कुछ सेंटेंसेस एम्बिगुअस मतलब कभी ट्रू कभी फॉल्स। तो
ऐसे सेंटेंसेस को ही हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अब यूक्लिड ने क्या किया कि ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स अज्यूम किए, और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स अज्यूम किए वो ट्रू स्टेटमेंट, वो ट्रू सेंटेंसेस थे। जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स अज्यूम किए वो हमारे ट्रू सेंटेंसेस थे, मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ था। उनका कोई प्रूफ, मतलब उनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो ट्रूथ होंगे ही होंगे, वो गलत नहीं हो सकते, उनको हमें प्रूफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने ऐसे सेंटेंसेस अज्यूम किए जो कि हमेशा ट्रू थे। अब आते हैं अपने वो पॉइंट पे कि ये एक्सियम। एक्सियम जो थे वो ऐसे स्टेटमेंट्स थे, मतलब एक्सियम और पोस्टुलेट्स ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो हमेशा हमारे ट्रू होते थे। ये तो हमें समझ में आ गया, पर एक्सियम में ऐसे स्टेटमेंट्स थे, मतलब एक्सियम में ऐसे स्टेटमेंट्स होते थे जो कि थ्रू आउट द मैथमेटिक्स अप्लाई होते थे। स्टेटमेंट्स अप्लाइड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। ठीक है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। और पोस्टुलेट्स क्या थे? पोस्टुलेट्स जो थे वो ऐसे स्टेटमेंट्स थे, स्टेटमेंट्स अप्लाइड इन जियोमेट्री, और यू कैन से ओनली इन जियोमेट्री। देखो, हमने क्या कहा कि यूक्लिड ने कुछ स्टेटमेंट अज्यूम किए। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब सेंटेंसेस जो ट्रू हो हमेशा, जो हमेशा फॉल्स हो या एम्बिगुअस हो। अब वो जो स्टेटमेंट उन्होंने अज्यूम किए वो ट्रू सेंटेंसेस थे, मतलब वो हमेशा ट्रू थे, वो यूनिवर्सल ट्रूथ थे, उनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये हो गया। अब देखो, उनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो जो एक्सियम थे वो ऐसे स्टेटमेंट थे जो सेंटेंसेस हम लोग थ्रू आउट द मैथमेटिक्स अप्लाई करते थे। ठीक है, एक्सियम मतलब एक्सियम ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे ट्रू सेंटेंसेस होते हैं जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स अप्लाई होते हैं, मतलब ऐसे कुछ चीजें जो पूरी मैथमेटिक्स में हमारी काम आती है। ठीक है, ये चीजें हमारी पूरे मैथमेटिक्स में काम आती हैं। और पोस्टुलेट जो होते हैं वो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री में अप्लाई होते हैं, मतलब पोस्टुलेट्स आर दोस ट्रू सेंटेंसेस व्हिच आर अप्लाइड ओनली इन ज्योमेट्री। तो हमने क्या देखा, एक्सियम जो होते हैं वो ऐसे ट्रू सेंटेंसेस होते हैं जो पूरी मैथमेटिक्स में हमारा काम करते हैं, हेल्प करते हैं। और पोस्टुलेट्स क्या होती हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसी ट्रू सेंटेंसेस होती हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं। अब मतलब एक्सियम और पोस्टुलेट क्या होते हैं, अब वो क्या क्या थे, तो ये एक्सियम और पोस्टुलेट क्या क्या थे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।